तो क्या हाल चाल है जनाब। उम्मीद करता हूँ कि सब बड़े होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं उस व्यक्ति ने पूरे चीन को बदल कर रख दिया। एक ऐसा क्रांतिकारी जो कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जी हाँ, ये क्रांतिकारी हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक था। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस इंसान की वजह से चीन में और चीन के बाहर करोड़ों लोगों की जान चली गई। दोस्तों, आज हम आपको माओ जेडोंग के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक नए दर्शक जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन था माओ जेडोंग। माओ से तुंग या माओ जेडोंग का जन्म दिसंबर 26 साल 1893 को तथा निधन सितंबर 9, 1976 को हुआ। माओ से तुंग चीनी क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और साम्यवादी दल के नेता थे जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना से मृत्यु पर्यंत तक चीन का नेतृत्व किया। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे माओवाद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कई लोग माओ को एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं, परंतु चीन में वे राजकीय रूप में महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा एवं देश रक्षक माने जाते हैं। चीनियों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास के साथ संसार और विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में ला खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई। वे कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी, महान प्रशासक के रूप में गिने जाते हैं। इसके विपरीत माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति नामक सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण गंभीर अकाल की सृजना के होने के साथ चीनी समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति को ठेस पहुंचाने की बातें भी की जाती हैं, जिसके कारण संसार में सन 1949 से 1975 तक करोड़ों लोगों की व्यापक मृत्यु बताई जाती है। माओ संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। टाइम पत्रिका के अनुसार 20वीं सदी के 100 सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में माओ आते हैं। माओ का जन्म 26 दिसंबर 1893 में हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में हुआ। उनके पिता एक गरीब किसान थे जो आगे चलकर एक धनी कृषक और गेहूं के व्यापारी बन गए। 8 साल की उम्र में माओ ने अपने गांव की प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ना शुरू किया, लेकिन 13 वर्ष की आयु में अपने परिवार के खेत पर काम करने के लिए पढ़ना छोड़ दिया। बाद में खेती छोड़कर वे हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने गए। जिनहाई क्रांति के समय माओ ने हुनान के स्थानीय रेजिमेंट में भर्ती होकर क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ाई में भाग लिया। चिंग राजवंश के सत्ताच्युत होने के बाद वे सेना छोड़कर पुनः विद्यालय गए। सन 1998 में स्नातक करने के बाद 1919 को 4 मई आंदोलन के लिए अपने शिक्षक एवं भविष्य के ससुर प्राध्यापक याट चुआट के लिए बेजिंग की यात्रा पर चले गए। प्राध्यापक याट चुआट जी पीकिंग विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण पद पर थे और उनकी सिफारिश पर माओ ने सहायता पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर रहकर काम किया। माओ ने अंशकालिक छात्र के रूप में पंजीकृत होकर कुछ व्याख्यानों और विद्वानों के सेमिनार में भाग लिया। शंघाई में रहते हुए वे साम्यवादी सिद्धांत के अध्ययन में लगे रहे। चीन में माओ की क्रांति का क्या हुआ? वर्तमान चीन में कोई भी आदमी उतना दुखी नहीं है जितने गांव के लोग और किसान हैं। जब वे विस्थापित होकर शहर में फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं तो उन्हें गंदगी में रहना पड़ता है। इसलिए प्रश्न यह है कि चीन में माओ से तुंग की उस कम्युनिस्ट क्रांति का क्या हुआ जिसमें ग्रामीणों की जिंदगी में तब्दीली लाने की बात की गई। दक्षिण पश्चिम चीन का झियांगी क्षेत्र पठारों और नदियों से घिरा हुआ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन वो चीन का सबसे गरीब इलाका रहा है। इसलिए माओ से तुंग सत्ता संभालने से 2 दशक पहले तक उस क्षेत्र में महीना भर आकर रुके थे। लगभग 1500 की आबादी वाले उस गांव में आकर वो इसलिए रुके थे जिससे कि वो देख सकें कि वहां वर्ग व्यवस्था कैसे काम करती है। घर बना स्मारक। जिस क्षेत्र में आकर माओ रुके थे उसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। दर्शक जब वहां आते हैं तो लोहे की छड़ से घिरे उस बिस्तर को निहारते हैं जहां माओ सोया करते थे। साथ ही वो उस टेबल और कुर्सी को भी निहारते हैं जिस पर बैठकर वो लोगों से मिलकर बातचीत करते थे। वहां बैठकर वो किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, शाही विद्वानों और यहाँ तक कि असंतुष्ट युवाओं से भी मिलते थे। उनसे भी बातचीत को लोग समझते थे और लिखते भी थे जो वहां माओ से तुंग की मदद कर रहे थे। उन 24 वर्षीय युवक का नाम गो बो था और उनके दादा जमींदार थे। उनके परिवार के लोग विद्वान थे जो राजशाही की सेवा करते थे, लेकिन गो बो की इच्छा थी कि देश में परिवर्तन हो। गो बो के पड़पोता गु आन जियांग का कहना है, पुरानी व्यवस्था के बारे में मेरी सोच ठीक नहीं है, इसलिए जब मैं कम्युनिस्ट क्रांति में शामिल हुआ तो मैंने अपने दादाजी वाला घर जला दिया। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दीजिएगा। लॉन्ग मार्च। वो बताते हैं कि उनके साथ साथ उनके भाई भी चीन में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके 4 भाई माओ के साथ लॉन्ग मार्च में शामिल हुए। उनमें से 3 मारे गए और गु बो 1935 में एक हमले में मारे गए।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जनता से वादा करके सत्ता में आई थी कि जब उनका राज होगा तो वे देश में मौजूद वर्ग संरचना को खत्म कर देंगे, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वर्ग संरचना दूसरे रूप में सामने आई। पहले के विशेषाधिकार प्राप्त लोग, जिसमें विद्वान, जमींदार और व्यापारी वर्ग शामिल थे, उनके अधिकार छीन लिए गए और अनेक ऐसे लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि कुछ दिनों के लिए सही किसानों को बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराए गए। मजदूरों की दुर्दशा। उसके बाद 60 से अधिक साल तक वक्त बीत गया, लेकिन अब एक बार फिर से किसान और मजदूर समाज के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चीन में एक विशालकाय मध्यम वर्ग पैदा हो गया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में चीन ऐसा पहला देश है जहां लोगों की आमदनी में सबसे अधिक अंतर हो गया है। गू के परिवार के अधिकतर सदस्य विद्वान के रूप में राजशाही की सेवा में थे, लेकिन आज उनके परिवार में एक भी सदस्य नहीं है जो 15 साल की उम्र के बाद शिक्षा ग्रहण कर पाया हो। माओ ने पूंजीवाद के खात्मे की कोशिश की, लेकिन गुआन जियान के छोटे भाई पूंजीपति हैं और वो विदेश में स्टील का व्यापार करते हैं। बीबीसी ने उनसे पूछा कि अगर बुगो जिंदा होते तो उनके पूंजीपति बनने पर क्या होता। उनका जवाब बहुत ही रक्षात्मक था। उन्होंने कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ वो क्या सोचते, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जहां मैं काम करता हूँ वो तो सरकार की ही कंपनी है। पूंजीपति बने कम्युनिस्ट। लेकिन चीन में अगर आप पूंजीपति हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिस्ट नहीं हैं या राज्य सत्ता का हिस्सा नहीं है। देश की संपत्ति पर नजर रखने वाली द ह्यूरन रिपोर्ट के अनुसार चीन में 90% से अधिक लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। चीन का राष्ट्रगान भले ही कहे कि गुलामी नहीं करने वाले ऊपर उठते हैं, लेकिन आज के हालात ये हैं कि जो लोग ऊपर उठना चाहते हैं और अमीर होना चाहते हैं वो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मजेदार बात तो ये भी है कि पार्टी भी चाहती है कि अमीर लोग पार्टी में शामिल हों। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 75 लोगों की संपत्ति 1 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, लेकिन गुबो के परिवार के सदस्य इतने अमीर नहीं है। हो सकता है कि उनके बेटों को कुर्बानी देनी पड़ी हो, लेकिन उन्हें इस बात का कतई अभिमान नहीं है कि उनके परिवार के लोग लॉन्ग मार्च में शामिल हुए थे। अभिमान नहीं। गुआन जियान का 36 वर्षीय बेटा इस बारे में पूछे जाने पर चिढ़ जाता है। वो कहता है, किस अभिमान की बात करते हैं, इसमें अभिमान की क्या बात है, अगर ये अभिमान की बात होती तो हम यहाँ नहीं रह रहे होते। इसी तरह उनके परिवार के दूसरे सदस्य 34 वर्षीय गो युएसिंग उस जगह से विस्थापित होकर वहां से 375 किलोमीटर दूर डॉनगॉन शहर की एक स्वेटर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वो बताते हैं, सही से पूछे तो मुझे शहर पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग विस्थापित लोगों को काफी हीन भावना से देखते हैं। उनका कहना है यहाँ मजदूरों की इतनी कम मजदूरी मिलती है कि उन्हें इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि हड़ताल और विरोध सामान्य बात है, जबकि चीन में अलग से ट्रेड यूनियन बनाना गैर कानूनी है। विस्थापितों का बुरा हाल। वे आगे बताते हैं कि आप विस्थापित मजदूर हैं तो आप वहां बहुत ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अच्छी नौकरी स्थानीय लोगों को मिलती है। इसलिए कुछ पैसा कमाने के बाद गू युसिंग वापस अपने घर लौट आए और वहीं पर उन्होंने स्वेटर की फैक्ट्री खोल ली है। वो कहते हैं कि जब बहुत काम होता है तो वो अपने गांव के 120 लोगों को काम पर रख लेते हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि वे अपने गाँव के लोगों को जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मैं उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद उस अपमान को झेला है। माओ के बारे में मशहूर था कि उनका दिन रात में शुरू होता है। वो लगभग पूरी रात काम करते थे और सुबह तड़के सोने के लिए जाते थे। उनका अधिकतर समय उनके बिस्तर पर व्यतीत होता था, यहाँ तक कि खाना भी बिस्तर पर खाते थे। उनका पलंग हमेशा उनके साथ जाता था। ट्रेन में भी उनके लिए खास तौर से वो पलंग लगाया जाता था, यहाँ तक कि वो 1957 में मॉस्को गए और उस पलंग को जहाज से मॉस्को पहुंचा गया, क्योंकि माओ किसी और पलंग पर नहीं सो सकते थे। घर पर वो सिर्फ एक नहाने वाला गाउन पहनते थे और नंगे पैर रहते थे। चीन स्थित भारतीय दूतावास में उस वक्त जूनियर अफसर रहे नटवर सिंह बताते हैं कि 1956 में जब लोकसभा अध्यक्ष अयंगर के नेतृत्व में भारत का संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल चीन पहुंचा तो उसे एक रात 10:30 बजे बताया गया कि चेयरमैन माओ उनसे रात 12 बजे मुलाकात करेंगे। माओ ने एक एक करके सभी सांसदों से हाथ मिलाया। शुरू में माओ मूड में नहीं थे और 1-2 लफ्जों में अयंगर के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुलकर आ गए। अयंगर ने जब कहा कि आज़ादी के बाद का भारत एक ढोल की तरह था जिसे रूस और अमेरिका दोनों तरफ से बजाते थे, तो माओ ने जोर का ठहाका लगाया। पूरी बैठक के दौरान माओ एक के बाद एक सिगरेट जलाते रहे। जब वहां मौजूद भारतीय राजदूत आर के नेहरू ने भी अपने मुंह में सिगरेट लगाई तो माओ ने खड़े होकर खुद दिया सलाई से उनकी सिगरेट जलाई। माओ के इस जश्न पर वहां मौजूद भारतीय सांसद और राजनयिक दंग रह गए। अगले साल जब भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीन आए तो माओ ने अपने निवास चुंगनान हाई के आंगन के बीचों बीच आकर उनकी अगवानी की। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, राधाकृष्णन ने माओ के गाल को थपथपा दिया। इससे पहले कि वो इस बेतकल्लुफी पर अपने गुस्से या आश्चर्य का इजहार कर पाते, भारत के उपराष्ट्रपति ने जबरदस्त पंचलाइन कही, अध्यक्ष महोदय परेशान मत होइए, मैंने यही स्टालिन और पोप के साथ भी किया है। भोज के दौरान माओ ने खाते खाते बहुत मासूमियत से अपनी चॉपस्टिक से अपनी प्लेट से खाने का एक कौर उठाकर राधाकृष्णन की प्लेट में रखा। माओ को इसका अंदाजा नहीं था कि राधाकृष्णन बड़े पक्के शाकाहारी हैं। राधाकृष्णन ने भी माओ को यह आभास नहीं होने दिया कि उन्होंने कोई नागवार चीज की है। उस समय राधाकृष्णन की उंगली में चोट लगी हुई थी। चीन की यात्रा में पहले कंबोडिया के दौरान उनके एडीसी की गलती की वजह से उनका हाथ कार के दरवाजे के बीच आ गया था और उनकी उंगली की हड्डी टूट गई थी।
माओ ने इसे देखते ही तुरंत अपना डॉक्टर बुलाया और उसे नए सिरे से उनकी मरहम पट्टी की। जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष चीन आता था, उससे माओ की मुलाकात पहले तय नहीं की जाती थी। माओ का जब मन होता था उन्हें बुला लेते थे। वैसे वो उन पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।